साथियों, ये मेटाफ्रेम्स है और मैं विपिन त्रिपाठी हूँ। गांधी की बात में पिछली मर्तबा हम लोगों ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का जिक्र किया था। आज हम उसकी बात की आगे की चर्चा करेंगे। मैंने बताया था कि 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ और उसी वक्त खलीफा जो सुल्तान थे टर्की के, वो रिलीजियस गुरु भी कहलाते थे, खलीफा कहलाते थे, और उनके हक सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने ख़त्म कर दिए थे। धार्मिक हक भी ख़त्म कर दिए थे। उनका साम्राज्य तो तोड़ ही दिया था। तो पूरी दुनिया में लोगों को इस बात से बहुत नाराज़गी थी और हिंदुस्तान में उसके खिलाफ एक आंदोलन चालू हुआ था। लोगों ने गांधी जी को बुलाया और वो मुहिम कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन का बड़ा हिस्सा बन गई। और दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान में दो काम बहुत महत्वपूर्ण किए। एक काम तो गांव-गांव में स्वराज्य के माने पहुंचा दिए, और दूसरा हिंदू और मुसलमानों में, दलितों और सवर्णों के बीच में बहुत एकता, मजबूती कायम की। लेकिन कुछ जगह हिंसा भी भड़की, खासतौर से मालाबार केरला में मोपला जो टेनेंट्स थे, बटाईदार थे, खेती वाले, उनका बड़ा शोषण होता था। तो जब ये असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने अपने खेती के सवाल पर भी मालिकों के द्वारा होने वाले जुल्म का मुद्दा भी उठाया और उसको बहुत सख्ती से कुचला सरकार ने। तो कई हजार लोग मर गए और बहुत बड़ी तादाद में दसियों हजारों को सजा हुई, किसानों को। लेकिन उसमें दंगा भी भड़क गया, तो उसमें कई हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे। तो ये उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। उसी तरीके से मुंबई में भी हिंसा हुई और आखिर में फरवरी की शुरुआत में 1922 में चौरी चौरा एक इलाका है गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर जब एक जुलूस निकाला जा रहा था तो उसको उकसाया पुलिस ने, कुछ लोगों को पकड़ लिया और बहुत गाली गलौज की और यातना दी। तब भीड़ उनकी तरफ मुड़ी तो पुलिस ने गोली भी चला दी। नतीजा ये हुआ कि भीड़ फिर उन सिपाहियों के पीछे दौड़ी, वो लोग थाने में छुप गए, तो थाने में आग लगा दी। खैर, वो हिंसा हुई। तो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ये मैंने पिछली मरतबा आपको बताया था। उसके कुछ दिनों के बाद सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। तब तक गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस के सारे बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे। गांधी जी को गिरफ्तार किया और बाकी नेताओं को में से कईयों को छोड़ भी दिया। तो गांधी जी पर मुकदमा चला मार्च के महीने में 1922 में अहमदाबाद में। वो ब्रूमफील्ड एक जज थे, उनके सामने मुकदमा चला और गांधी जी से पूछा, उन्होंने कहा, एक बयान पढ़ा गया कि आपके ऊपर 3 इल्ज़ाम है कि आपने 3 लेख लिखे अपने अखबार में, यंग इंडिया में, सरकार के खिलाफ, जिसकी वजह से देश के माहौल सरकार के खिलाफ हुआ और देश में हिंसा की घटनाएं घटी। तो आपको कुछ कहना है? गांधी जी ने कहा, मैं अपना कसूर कबूल करता हूं कि मैंने वो लेख जरूर लिखे और मैंने पूरे देश को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको कबूल करता हूं। लेकिन मैं एक बयान देना चाहता हूं कि मैं कैसे एक वफादार सरकार का नागरिक होने से एक विद्रोही नागरिक कैसे बना। उसमें उन्होंने तफसील से बात रखी। तो उन्होंने, गांधी ने 3-4 बातें मोटे तौर पे कही कि 1915 में मैं हिंदुस्तान लौटा, तब मैं ये मान के चल रहा था कि हिंदुस्तान की सरकार, जो अंग्रेज सरकार है, वो क्योंकि किसी भी देश को सरकार की ज़रूरत होती है और वो जानबूझकर देश के लोगों को उत्पीड़ित नहीं कर रही है, लिहाजा जो उसकी खामियां हैं उनकी तरफ मैं उसका ध्यान खींचूं। लेकिन जब विश्व युद्ध ख़त्म हुआ और हमें उम्मीद थी कि जो बुनियादी हक किसी भी मुल्क की जनता को मिलने होते हैं, मिलने चाहिए, उनको तो देने का सरकार का इरादा नहीं है, बल्कि जो उनकी मांग करेगा उनको कुचलने का इरादा है। लिहाजा
रॉलेट एक्ट का जब कानून बना तो मुझे लगा कि सरकार ने विश्वासघात किया है। फिर ये असहयोग जो खलीफा का मसला है उसमें हिंदुस्तानी सिपाही इन्वॉल्व थे, उनके साथ दगा हुआ। उन मुल्कों से जिसमें हमारी कोई रंजिश नहीं थी, उन मुल्कों को तोड़ा गया, उनको हुकूमत को ख़त्म किया गया और बाद में जो भरोसा दिया गया उन लोगों को वो भरोसा तोड़ा गया, खलीफा के हक खत्म कर दिए गए। फिर हिंदुस्तान में जो लोग सरकार के इन कदमों की आलोचना करने लगे उनके ऊपर बड़ा रिप्रेशन हुआ, जलियांवाला बाग कांड हुआ और उसके बाद जिन लोगों ने जुल्म किए उन लोगों की ना तो नौकरियां हटाई गईं, ना उन लोगों को कोई सजा हुई, उल्टे उन लोगों को सजाएं हुई। उन लोगों पर मामूली बातों को लेके बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए गए और उनको जेल में डाल दिया गया। ये इंसाफ के किसी भी पैमाने पर सही नहीं बैठता। आज लगभग 100 बरस हो चुके इस बात को, आज भी हमारे हिंदुस्तान की सूरत लगभग वैसी ही है। मैं इसलिए इस बात का तफसील से जिक्र करना चाहता था, गांधी जी की जो उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, आज भी हमारे देशवासियों पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं इस मामले में, 1920 या 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने ICS का इम्तहान पास किया, लेकिन 1921 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था देश में तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी नौकरी से और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। बहुत बड़े देशभक्त थे वो। लगभग आज से 10 साल पहले, 10, 12, 15 साल हो गए होंगे, एक लड़का था कश्मीर का, फैसल, शाह फैसल, जिसके पिता का कत्ल वहां के आतंकवादियों, उग्रवादियों ने कर दिया था। उसकी मां ने उसको पढ़ाया और इतना काबिल लड़का के IAS का इम्तिहान अव्वल दर्जे में नंबर 1 टॉप किया उसने। फिर बाद में जब देखा कि कश्मीर में सरकार का रवैया, मिलिट्री पुलिस का रवैया ठीक नहीं है तो उसने इस्तीफा दे दिया। वो इस्तीफा दे के उसने कहा कि हम जनता में काम करेंगे। मैं दिल्ली में उसका भाषण सुना था मैंने और बहुत नफा तुला, बल्कि किसी ने सवाल पूछ दिया उससे कि आप कश्मीर के मसले को सुलझाने क्या पाकिस्तान जाएंगे? उनसे भी, अपनी हिंदुस्तान की सरकार से आप बात कर रहे हैं तो क्या पाकिस्तान की सरकार से भी बात करेंगे? उसने कहा, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मैं क्यों जाऊंगा उस मुल्क में? मैं तो अपनी देश की सरकार से बातचीत करूंगा, यह हमारा अपना मसला है। तो इतना समझदार लड़का, और उसको पिछले साल सरकार ने जेल में बंद कर दिया, उसके सहयोगियों को जेल में बंद कर दिया। तो मैं जब पैरेलल देखता हूं गांधी की गिरफ्तारी और उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया, और इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को जो सच्ची बात कहते हैं, पूरे तरीके से नॉन वायलेंट यानी अहिंसक हैं, उनके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं और पब्लिक में इमेज तो बहुत ही खराब की जाती है। तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के हर बच्चे को उस मुकदमे से और गांधी के उस बयान से सबक लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए उसको और आत्मसात करें। गांधी ने 2 गंभीर बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि हमारे देश की जनता उग्र भी हो सकती है। जब मैंने उसको सरकार से असहयोग की अपील की तो मुझे अंदेशा तो था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग हिंसक हो उठें, जबकि अहिंसा मेरी सबसे पहली और सबसे आखिरी निष्ठा है। इससे ज्यादा अजीज मुझे कोई दूसरी चीज नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने खतरा उठाया, क्योंकि अंग्रेजी राज के रहते रहते हमारे हिंदुस्तान के लोगों का मनोबल टूट चुका है, उनमें सच्ची बात कहने की हिम्मत नहीं बची है। हल्की सी पुलिस की आहट से डर जाते हैं लोग, और शोषण की इंतहा तो ये कि यहां पर कभी इस तरीके के अकाल नहीं पड़े जो कि अंग्रेजी राज में पड़ रहे हैं। उनके काम धंधे चौपट कर दिए गए, कपड़े का कारोबार बंद कर दिया गया। तो मेरा फर्ज था कि मैं अपने देशवासियों को अपनी रीढ़ की हड्डी पर खड़े होने के लिए कहूं, और ये मैंने जोखिम उठाई। लेकिन जब मैंने देखा कि चीजें बेकाबू हो रही हैं तो मैंने फैसला किया कि इसको कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर दो। लेकिन इससे सरकार की जिम्मेवारी कम नहीं हो जाती। सरकार ने जो अन्याय किया है वो हल्का नहीं पड़ जाता। और मैं
उन सारे के सारे हिंसक कार्रवाइयों के लिए जो बड़ी से बड़ी सजा आप दे सके उसको भोगने को तैयार हो, क्योंकि इस देश के आदमियों के द्वारा की गई कोई भी हिंसा, वो मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ जिम्मेदारी मेरे ऊपर जरूर आती है और मैं मुकम्मल जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। और मेरी आपसे विनती है जज साहब कि आप मुझे कठिन से कठिन सजा दें, और अगर आपको लगता है कि सरकार गलती पर है तो आप अपने इस्तीफा दे दें, लेकिन आपके लिए जो जिम्मेवारी सौंपी गई है आप उसको ईमानदारी से निभाएं। ऐसा कह के गांधी जी ने बयान खत्म किया। इसने वहां मौजूद सारे के सारे लोगों को, जो अंग्रेज भी मौजूद थे, हिंदुस्तानी भी लोग मौजूद थे, यहां तक कि जज को हिला दिया। जज खड़ा हुआ, बोला कि कानून के मुताबिक मुझे आपको सजा तो देनी है, और मैं आपको, लोकमान्य तिलक के ऊपर भी ऐसे ही मुकदमा चला था, उनको 6 साल की सजा हुई थी, तो मैं आपको 6 साल की सजा देता हूं। लेकिन अगर किसी वजह से सरकार आपकी सजा को कम कर सके तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को ना होगी। खैर, गांधी को सजा हो गई, गांधी जेल गए। अब गांधी का जेल का जो जीवन है वो एक अलग मिसाल है। गांधी जी ने उसके लगभग 3 बरस पहले खादी का इजाद किया था, चरखा चलाने लगे थे और देश भर में चरखा चलने लगा था। गांधी चरखा साथ ले गए जेल में, कई कई घंटे चरखा चलाते थे गांधी। और आप चरखा चला के कभी देखें, सूत टूट जाता है तो आप ऊब जाते हैं, उकता जाते हैं कि क्या किए। लेकिन गांधी बहुत सलीके से सूत को जोड़ते थे। कैद खाने में कोई उनको देखता नहीं था कि चरखा चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, लेकिन गांधी ने पूरी निष्ठा से चरखा चलाया। और गांधी मानते थे कि चरखे के द्वारा काटा गया सूत ब्रिटिश साम्राज्य के कारखानों की जड़ें हिला देगा, जिसके खातिर हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत चल रही है, और हिंदुस्तान के लोगों में आत्मनिष्ठा पैदा करेगा, ताकि लोग हथियारों से न डरें, लालच में न फंसे। ये 2 बातें लोगों को सिखाएगा। और गांधी ने बहुत निष्ठा से इरबदा जेल में वो वक्त गुजारा। तो किसी ने उनको मशवरा दिया, आश्रम से एक चिट्ठी गई उनके पास कि आप, हम आश्रम वासियों के लिए, गांधी जी का आश्रम अहमदाबाद में था, पहले कोचरब में था, बाद में शिफ्ट करके साबरमती के किनारे, नदी के किनारे आश्रम डाल लिया था, उसका नाम था साबरमती आश्रम। तो वहाँ से किसी एक लड़की की चिट्ठी गई कि आप हम लोगों के लिए कोई पैगाम तो भेजें। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, सोमवार को मेरा मौन व्रत रहता है, यानी मैं बोलता नहीं हूँ, तो उस दिन मैं चिट्ठी लिखूंगा। तो गांधी जी ने वहाँ से, गांधी जी के 11 व्रत थे, सत्य अहिंसा वगैरह, उस पर उन्होंने 11 सोमवार को चिट्ठियां लिखी। और गीता पे भी लिखा उन्होंने, एक पर लिखा उन्होंने सोमवार को, एक पे लिखते थे मंगलवार को। तो वो उनकी किताब छपी, एक मंगल प्रभात के नाम से और एक गीता बोध के नाम से। तो वो जो किताब छपी वो छोटी छोटी किताबें हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश का हर बच्चा इन किताबों को पढ़ ले। गीता बोध में गीता के जो 18 अध्याय हैं उस पर बहुत लगभग 2-2 पेज में गांधी जी ने उनका सार दिया है, और वो सार हरगिज कम नहीं है उन श्लोकों से जो ओरिजिनली जिस ऋषि ने गीता लिखी उससे। बहुत गंभीर, बहुत सरल तरीके से, ताकि हमारे दिल में वो चीज उतर जाए, क्योंकि गांधी की जिंदगी में वो चीज थी। चरखा चलाते चलाते उनके अंदर जो संवेदना पैदा हो रही थी, सत्यनिष्ठा पैदा हो रही थी, वो उसमें व्यक्त हुई। उसी तरीके से मंगल प्रभात में जो 11 व्रत हैं, सत्य अहिंसा अस्तेय वगैरह, मैं समझता हूं कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि साम्राज्यवाद के खिलाफ जो 300 बरस से धरती पे चल रहा है, वो 300 बरस में 100 बरस तो 190 साल तो हमने हिंदुस्तान में गुलामी के साल सीधे झेले, उसके बाद आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन आम लोगों को स्वराज्य उतना वो नहीं मिला, क्योंकि जो हुकूमत करने वाले तबके थे, रईस तबके थे, कुछ तो उनके ऊपर अंकुश लगा, लेकिन फिर भी उनकी आमदनी में और आम लोगों की आमदनी में बड़ा फर्क रहा। उनका खौफ आम लोगों पे बना रहा, हमारी प्रशासन का, व्यापारियों का, पढ़े लिखे लोगों का। लिहाजा
तरक्की तो हिंदुस्तान ने की, लेकिन मुकम्मल तरक्की हो नहीं पाई। इसके बीच में वो 1991 के बाद फिर पूरी दुनिया में और हमारे देश में भी वैश्वीकरण का दौर चल पड़ा, खुला पूंजीवाद का दौर आ गया। तो उसमें ठीक है, मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ नौकरियां वगैरह मिली, कुछ फायदा हुआ, लेकिन इसी बीच में हिंदुस्तान में एक नया निजाम खड़ा हो गया। तो अभी वो लड़ाई जारी है साम्राज्यवाद के खिलाफ। अब कॉरपोरेट साम्राज्यवाद है विश्व स्तर पे। तो लिहाजा गांधी की जो ये 11 व्रत हैं वो हमारे लिए ख़त्म नहीं हुए, बेमानी नहीं हुए, वो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। और ये इसमें सारे के सारे धर्मों का सार है। ऐसा नहीं है कि वो सारा सिर्फ गांधी ने रामायण पढ़ के या गीता पढ़ के ही सीख लिया। किताबें तो अपन सीखते ही सीखते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आप छोटे छोटे काम जब डूब के करते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, हिंदुओं के, मुसलमानों के, दलितों के, सवर्णों के, अंग्रेजों के, गैर अंग्रेजों के, उनसे आपके रिश्ते के जरिए आपके अंदर का अच्छाई और बुराई प्रकट होती है। उसको जब आप आंख खोल के देखते हो तो आपके अंदर सत्य निष्ठा पैदा होती है। तब आपके लिए उन श्लोकों का जो उपनिषद में लिखे हैं, जो बाइबल की आयतों का माने साफ होता है। पैगंबर मोहम्मद ने जब आयतें उनके ऊपर अल्लाह ताला ने उतारी तो कई आयतों को तो बस बोल तो देते थे, वो एक बिल्कुल बिजली सी कौन जाती थी उनके सामने, लेकिन उनके माने उनके सामने तब प्रकट हुए जब उनने उन पे अमल किया। तो रूहानियत का एक बड़ा खास तरीका है कि आपके दिमाग में बिजली की तरह सच्चाई कौन तो जाती है, लेकिन उसके पूरे मायने तब खुलते हैं जब आपकी जिंदगी में वो आती है। तो गांधी जी ने जेल की उन दो भी वक्त जेल में गुजारा, उसमें उनकी आत्मा ऊंची उठी और उनके साथ मुल्क की आत्मा ऊंची उठी। उसमें मैं एक बात का जिक्र और करूं, मेरे पिताजी का जन्म हुआ 1916 में। जब गांधी जी जेल गए तो 6 बरस के थे। जब गांधी जी वहां से जेल से गांधी जी बाहर आए तो 9-10 साल के थे। तो वो सुना करते थे। मेरे दादाजी मजदूर थे, पत्थर की वैगनों में पत्थर लोड करते थे। तो खैर मेरे पिताजी बचपन से उनको गांधी जी का नाम सुन लिया तो उनकी लगन थी कि उनको देख लूं। इस बीच में उन्होंने 4वीं कक्षा पास कर ली और वो चले गए ललितपुर। वहाँ पे एक बहुत बड़े पहलवान थे, अहमद पहलवान। अहमद पहलवान हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे अव्वल नंबर 1 पहलवान थे। लंबे, करीब 6.5 फुट का कद उनका, एकहरा बदन और बहुत फुर्ती। मेरे पिताजी ने कहा कि हमें आपसे कुश्ती सीखनी है, उन्हें सिखाई। 13 बरस के मेरे अब्बा हुए 1929 में, तो वो घर से भाग गए। किसी तरीके से वो गांधी के संपर्क में पहुंच गए। कुछ वक्त के लिए गांधी जी के आश्रम पहुंच गए। गांधी को देख लिया उन्होंने, लौट कर आए तो उस्ताद से मिले, अहमद पहलवान से। बोले उस्ताद, गांधी जी हैं, एक बहुत बड़े महात्मा हैं और देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, अपन कुछ नहीं कर सकते क्या? तो उन्होंने कहा क्या करते हैं वो? उन्होंने कहा वो कहते हैं मोटी मोटी बातें। क्या कहते हैं वो? उन्होंने कहा वो कहते हैं सच्चे रहो, अहिंसक रहो, किसी से बिगाड़ मत कराओ, छुआछूत मत मानो, धर्म के नाम पर किसी पे हिंदू मुसलमान का द्वेष न करो। ऐसी बातें कहते हैं वो। अहमद पहलवान ने कुछ देर तो सोचा, फिर बोले अपन भी करेंगे ये, अपन गांव-गांव में अखाड़े खोलेंगे और अखाड़ों में लोगों को ये सिखाएंगे कि अपन 5 बातों पे अमल करें। उसी बीच में गांधी जी ने खादी पहनने का सिलसिला और चालू कर दिया था। तो बोले अपन खादी भी पहनेंगे, लेकिन खादी महंगी पड़ती थी, तो जब तक अपन काटो नहीं तब तक अपन अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसको। तो उन्होंने कहा जो खादी पहन सके वो खादी पहने, लेकिन बाकी बातें तो गांधी जी की माने अपन। और इस तरीके से हमारे ललितपुर जिले में, अब जिला बन गया, पहले तहसील था वो झांसी जिले की, तो उस जिले में अहमद पहलवान ने गांव-गांव में अखाड़े खड़े करवाए। उनमें सत्याग्रही पैदा हुए कि कभी झूठ नहीं बोलना, छुआछूत नहीं मानना, कुएं से दलित लोग भी पानी भर सके ये कोशिश करना, मंदिरों में जा सके, स्कूल में पढ़ सके ये मुहिम चलाना। ये हमारे अखाड़े में पहलवान खड़े हो गए। तो गांधी का आंदोलन अकेला असहयोग और खिलाफत का नहीं था, हिंदुस्तान के हर तबके को छुआ उसने। और गांव-गांव में 4वीं क्लास तक पढ़े लिखे लोग, पहलवान लोग, हर तबके के लोग, किसान और मजदूर इसमें शरीक हो गए। तो ये मुहिम हमारे देश में चली। और चूंकि आज भी हमारी और जनता की और हुकूमत के बीच में एक बड़ा विरोधाभास है, हर मुल्क में रहता है, हमारे मुल्क में भी है, और वो बढ़ रहा है उन दिनों। लिहाजा हमें सरकार को
या जो हमारी हुकूमत है उसको जनमुखी बनाने के लिए गांधी के इन्हीं असूलों को फिर से अपनी ज़िंदगी में उतार कर अंदर आत्मशक्ति, आत्मबल पैदा करना है ताकि हम इन जुल्मों से लड़ सकें। मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों पे अपन सिलसिलेवार चर्चा करें। और चलते चलते मैं एक बात आपसे और कह दूँ कि किसानों में ख़ासतौर से कांग्रेस का बड़ा महत्वपूर्ण काम था। 1928 के आसपास बारदोली एक जगह है सूरत के पास में, गुजरात में, वहाँ किसानों ने टैक्स न देने का एक आंदोलन चलाया था सरकार के खिलाफ। सरकार ने ज़मीनें कुड़क की थी, किसानों ने टैक्स नहीं दिया। वल्लभ भाई पटेल और तमाम लोग गांधी जी के साथ ही थे उस कैंपेन में। तो किसानों ने, जब गांधी जी ने असह्य आंदोलन तो कर लिया, विड्रॉ, और बड़ा आंदोलन नमक सत्याग्रह 1930 में आया, लेकिन इस पीरियड में गांधी जी ने किसानों के आंदोलन चालू रखे और उन आंदोलनों के साथ साथ ये जो अस्पृश्यता निवारण, खादी का फैलाव, सत्यनिष्ठा, इस प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए लोगों के चरित्र को तैयार किया। ये हमारे कभी कॉलेज वगैरह खुल गए थे, उन राष्ट्रीय विद्यालयों में लोगों में बिल्कुल ऐसी पढ़ाई जिसमें आपकी आत्मा भी ऊंची उठे और आपका ज्ञान भी बढ़े अपने सब विषयों में, वो सिलसिले चले। जामिया मिलिया का मैंने जिक्र किया था। इस पीरियड में जामिया मिलिया में जो टीचर पढ़ाते थे, जो बच्चे पढ़ते थे, उनके अंदर आज़ादी की निष्ठा पैदा हुई। काशी विद्यापीठ में भी, गुजरात विद्यापीठ में भी, और तमाम स्कूलों में। इसके आगे की चर्चा अगली दफा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।